कारण है इसमें। चलिए इतिहास के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है मौर्य काल के क्लासेस चल रहे हैं। आज मौर्य काल से संबंधित जो है आर्थिक स्थिति पर हम लोग बात करेंगे, समय मिला तो सामाजिक स्थिति पर भी बात की जाएगी। मौर्य काल की आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के अन्य राजवंशों की तरह यहाँ पर भी जो आय का प्रमुख साधन था वह था भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व भू राजस्व का दर जो था आपका 1/4 से 1/6 तक उपज का। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी, सिंचाई की सुविधा की स्थिति में यह 1/3 से 1/5 तक हो जाता था। सिंचाई की सुविधा जो होती थी, सिंचाई युक्त भूमि को कहा जाता था सेतुबंध। ठीक है, और जो वर्षा पर आधारित भूमि होते थे उसे कहा जाता था अवेद मात्रिक। अवेद मात्रिक। कृषि के अलावा व्यापार भी बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखता था मौर्यों की आर्थिक स्थिति में। ठीक है, और व्यापार के क्षेत्र में सिर्फ आंतरिक व्यापार नहीं बल्कि विदेशी व्यापार भी अत्यधिक विकसित थे। तो यहाँ पर से आपका जो प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में किन किन देशों के साथ व्यापार वगैरह था। थे एक प्रकार जो आपका हुआ निजी भूमि, दूसरा राजकीय भूमि। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि को से जो भी आय भी प्राप्त होता था उसको सीता कहा जाता था और इसको कलेक्शन करने वाले थे सीताध्यक्ष। कर व्यवस्था के बारे में जानकारी जो है रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है। बलि को वहां पर जिक्र आया है कि 1/8 कर दिया था जब अशोक रुमिनदेई की यात्रा पर गया था। कृषि के अलावा आर्थिक व्यवस्था में आप क्या शामिल करेंगे? ये तो कृषि हुआ। व्यापार को आप शामिल कर सकते हैं। व्यापार जो था आपका सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों के साथ भी आपका प्रभावी रूप से किया जाता था और कई वस्तुओं का आयात किया जाता था, कई वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। अगर आयात के वस्तुओं की बात आप करें तो घोड़ा, सोना, कांच, छाल्टी, छोम भी बोलते थे इसको, ये रेशमी वस्त्र का एक टाइप था। और अगर निर्यात की आप बात करें तो हाथी दांत, हीरा मोती, हाथी दांत के अलावा हीरा मोती, चमड़ा के वस्तुएं, कंबल तक निर्यात होता था मौर्य काल में भारत से। शंख, सूती वस्त्र। ठीक है, अब व्यापार जो था बर्मा, यूनान सभी देशों से आपके व्यापार थे। ठीक है, यानी कि ईस्ट की ओर भी व्यापार था और
वेस्ट की ओर भी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब देश के अंदर व्यापार होते थे तो किसी भी शहर में या राज्य प्रांत में सामान इन करता था तो जिस ढंग से अभी चुंगी लिया जाता था उस समय भी चुंगी लिया जाता था। लेकिन आंतरिक व्यापार में, यानी कि जिस वस्तु का उत्पादन भारत के अंदर होता था, मौर्य साम्राज्य के अंदर होता था, उस पर जो था टैक्स 5% था। बाहर से जब सामान आता था तो उस पर जो टैक्स था वो 10% था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से व्यापारिक मार्ग थे। मौर्य काल के व्यापारिक मार्ग। एक मैप बना लीजिए इंडिया का। ठीक है, यहां पर देखिए श्रावस्ती जो है एक प्रमुख शहर था। राजगृह और यहां पर था आपका पटना, राजधानी शहर था। यहां आपका आता है अहिछत्र, पांचालों की राजधानी रहा था यह शहर। और ये आता है तक्षशिला। ठीक है, और इसको ध्यान दीजिएगा, चाइना से यूरोप की ओर जाता था रेशम मार्ग, सिल्क रूट। और कुछ शहर को देख लीजिए, यहां पर उज्जैन था और यहां पर पैठन था। ठीक है, साउथ में पैठन था, महाराष्ट्र में। व्यापारिक मार्ग पर आप ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ था मौर्यों के काल में। पहला मार्ग जो था आपका ये वाला, क्लियर, श्रावस्ती से राजगृह। दूसरा मार्ग था श्रावस्ती से पैठन, उज्जैन होते हुए। क्लियर, दो मार्ग क्लियर हो गया ना। एक जो आपका उत्तरापथ कहा जाता था वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला था। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और एक उत्तरापथ है पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक। ठीक है, और ये आगे जाकर के सिल्क रूट में मिल जाता था। और समुद्री व्यापार भी मौर्य काल में होते थे। ठीक है, और इस काल के जो दो बंदरगाह थे जो मैंने बुद्ध काल में बताया था वो बने रहे। कौन कौन थे देखिए, ताम्रलिप्ति, और दूसरा जो था गुजरात में भड़ौच, आज भी भड़ौच शहर है। ये दोनों जो था आपका पोर्ट था मौर्य काल का। तो इतना मार्ग जो था जिसके माध्यम से व्यापार होते थे मौर्य काल में। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन सिक्कों की। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल के सिक्के लगभग प्रत्येक धातु के होते थे,
ठीक है, आहत सिक्कों का प्रचलन जो है बना रहा। निष्क और स्वर्ण जो होता था, स्वर्ण सिक्के थे, बुद्ध काल में भी मैंने बताया था, बुद्ध युग में। पर्ण जो था चांदी का सिक्का था। मासिक और काकड़ी, ये सब तांबे के सिक्के थे, छोटे छोटे कम मूल्य के। पर्ण, मासिक, काकड़ी और आहत सिक्के आप जानते हैं पंचमार्क होते थे, चांदी या तांबे के बने होते थे। तो आहत सिक्कों का प्रचलन जो है मौर्य काल तक बना रहा। ठीक है, मौर्य काल की एक विशेषता थी कि यहाँ पर जो कुछ प्रमुख आर्थिक क्रियाएं थी जिस पर राजा का जो है पूरा नियंत्रण रहता था, और इस नियंत्रण को करने में सफलता राजा ने किस तरह प्राप्त की? अध्यक्षों की नियुक्ति कर। बहुत सारे अध्यक्ष थे, उन अध्यक्षों को नियुक्त कर दिया और उन्हीं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं पर, जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं थे जिससे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होते थे, उस पर नियंत्रण कर लिया। कैसे नियंत्रण किया उसको देखिए। आर्थिक नियंत्रण, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। देखिए सूत्र PHLS, इसको जो आपको पढ़ना है पहले से, आग, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए घेर दिया गया है। KDRMA एक साथ ले लीजिए, BAG, इन कोडरमा बाग, इसको पढ़ना है आपको कोडरमा। ठीक है, वो छोटा सा दे सकते हैं, कोडरमा बाग। सबका इससे कोई मतलब नहीं है, इन सारे जो आपके लेटर्स हैं उनसे मतलब है। ठीक है, इसको किस ढंग से आपको फिर डिटेल करना है उसको सुनिए, और इससे सारे अध्यक्ष जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। पी से देखिए, पश्चाध्यक्ष, पी से और है, ठीक है, पत्वाध्यक्ष, पतनाध्यक्ष। क्लियर? पश्चाध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग से संबंधित था, और पत्वाध्यक्ष जो था माप तौल से संबंधित था। पतनाध्यक्ष पोर्ट से संबंधित था, बंदरगाह से। पी खत्म हो गया। ठीक है, पहले से आग इन कोडरमा बाग, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं अभी। पी से 3 था, ठीक है, अब एच से आ जाइए, हस्ताध्यक्ष, ये हाथी से संबंधित विभाग था, हाथियों का जो है देखभाल किया करता था हस्ताध्यक्ष नामक विभाग। उसके बाद आइए एल वाला, है ना, लौहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ये आयरन से रिलेटेड था, लोहा से,
क्योंकि लोहा का बहुत ज़्यादा यूज था, कृषि कार्य में यूज था, हथियारों में यूज था, ठीक है, इसलिए उसका लिए एक अलग अध्यक्ष ही बना दिया गया था। लवणाध्यक्ष नमक से रिलेटेड था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल से रिलेटेड था, जहाँ पर मुद्रा छपते थे, ठीक है। एल भी हो गया। अभी एस आगे जाइए, एस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 टोटल आएंगे एस में, ठीक है। सूत्राध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूराध्यक्ष, संस्थानाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, सारा एस से है ये, ठीक है। इसमें जो आपका आएगा कृषि विभाग का हेड था ये, क्लियर। शुल्काध्यक्ष था, चुंगी लिया करता था 5 या 10% जो भी। सूराध्यक्ष आप नाम से समझ रहे हैं, शराब उद्योग से रिलेटेड था। ये बाजार, संस्थानाध्यक्ष जो था बाजार से रिलेटेड था। शीताध्यक्ष क्या चीज था, राजकीय भूमि। और स्वर्णाध्यक्ष था सोना से रिलेटेड, ठीक है। ये था आपका एस से, ठीक है। पहले से समाप्त हो गया, जो भी सूत्र को उसको डिटेल करना था वो समाप्त हो चुका है। अब आ जाइए के से, ठीक है। कोपगाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कृपयाध्यक्ष। ये जो था भंडार का हेड था, जितने भी भंडारण थे स्टेट में सारा का हेड कोपगाराध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष आप जान ही रहे हैं, खजांची था, कैशियर समझ लीजिए। कृपयाध्यक्ष जंगल उत्पाद से संबंधित था, ठीक है। अब डी से आ जाइए, देवताध्यक्ष, धार्मिक प्रमुख था, मंदिरों अंदरों का देखरेख जो था आपका करता था। आर से आ जाइए, रथाध्यक्ष, कारण उसके लिए भी एक अध्यक्ष बना दिया गया था। अब आ जाइए एम ए से, म से आ जाइए, मुद्राध्यक्ष, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह अनुमति पत्र दिया करता था, ठीक है। मनाध्यक्ष, मापन कार्य के लिए, मापन कार्य का ये हेड था। भी आ जाइए, बबीताध्यक्ष, मवेशियों से संबंधित इसका वर्क था। क्लियर। इसके अलावा इसका वर्क जो था 20 से जो था, और एक बंधनगाराध्यक्ष, नाम से ही पता चल रहा आपका जेल, ठीक है, कारावास से संबंधित था।
कोपगारा को मत समझिएगा, कोपगारा भंडार गृह था, जेलर टाइप का सोच लीजिए, कारागार हेड था ये हो गया आपका बी। अब ए से आ जाइए, इसमें कोशिश कीजिएगा आप अधिकांश याद कर लीजिए, ठीक है। अकराध्यक्ष ये खान से संबंधित था, क्लियर। और ए से ही होगा आपका अछपटलाध्यक्ष, ये लेखा जोखा से संबंधित था। समाहर्ता जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तीर्थ में, उसी का ये समझ लीजिए कि उसी के अंडर में ये वर्क करता था, सहयोगी था उसका। एक जो था ए से आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष जो था आपका अस्त्र शस्त्रों से संबंधित था, अस्त्र शस्त्र से संबंधित जो भी विभाग का हेड था ये। अब आ जाइए लास्ट जी, गोडाध्यक्ष। गोडाध्यक्ष जो होता था चारागाह प्रमुख होता था, क्लियर। और इससे एक और था आपका गणिकाध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष का अर्थ था ये वेश्यालयों पर नियंत्रण रखता था, वेश्यालयों से संबंधित मामलों को यह ध्यान में रखता था। वहाँ से टैक्स वैक्स, जो मैंने शुरू में ही बताया कि जुआ घर, वेश्यालय, इस सब से भी जो है मौर्यों के टैक्स की प्राप्ति होती थी, ठीक है। और जहाँ तक अलग अलग करों की बात है, तो करों के बारे में मैंने बता दिया है, उसका सूत्र भी बताया था, ठीक है। चाप सीसी डावरा, भूखा बैजू बाबरा, प्रप्रव से ही कवि ऊ, ठीक है। तो उससे जो है आपका सारा का सारा टैक्सेशन व्यवस्था जो उस समय का था कि टैक्स के स्रोत क्या थे, उसका था आपका चाप सीसी डावरा, भूखा बैजू बाबरा स्रोत का था। प्रप्रव से ही कवि ऊ जो था आपका कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे, और राजस्व प्रशासन में पढ़ाया जा चुका है। आप देखना है तो देख सकते हैं, राजस्व प्रशासन जो पिछले क्लास में हुआ होगा या उससे पहले वाले क्लास में, ठीक है। तो वो था आपका स्रोत। यहाँ पर देखिए नियंत्रण पूरी तरह से कर लिया था मौर्यों ने, कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर इन्हीं अध्यक्षों के माध्यम से नियंत्रण किया था, ठीक है। विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कड़ा नियंत्रण था राज्य का, उन क्षेत्रों के नाम को आपको जो है याद रखना है। इस सूत्र को अच्छा से याद रखिएगा, है ना। पहले से आग इन कोडरमा बाग, ये सारा हो जाएगा आपका, सारा अध्यक्ष का सूत्र है। जिस ढंग से मैंने इसका सूत्र बता दिया था आपको, सारा 18 तीर्थ का सूत्र बता दिया था, ठीक है। बाप दादा अम्मा नाना और सास चार कर्म, ठीक है। उसी में सारा जो है आपका 18 तीर्थ है, क्लियर। उसको उस वीडियो में आप देख सकते हैं। कड़ा नियंत्रण कहाँ था मौर्यों का, ये था कवच उद्योग, ठीक है। शराब, आयुध, खनन, माइनिंग, वन, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये 5 क्षेत्र थे जहां मौर्यों का कड़ा नियंत्रण था। यहाँ कोई भी निजी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, ठीक है। इसका जो है सूत्र लिख लीजिए, जहां पर कड़ा नियंत्रण था। कास, आंख, आंख, वन, ठीक है। जाता लिख दीजिए, यहाँ पर घेर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है।
का शाखवंजाता पर जो है कड़ा नियंत्रण था। तो इस ढंग से जो था ये मौर्यों का किस किस क्षेत्र में अध्यक्षों की नियुक्ति जो थी इनके द्वारा की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य काल में जो आपके मृदभांड होते थे किस किस टाइप के प्रयोग होते थे, क्योंकि मृदभांड का व्यवसाय भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है और उस समय बहुत बड़ा व्यवसाय था। आज की तरह भंडारण के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय मृदभांड ही एक सहारा था। तो यह भी जो है अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका था। इसीलिए अर्थव्यवस्था में ही मृदभांड का अध्ययन किया जाता है। इसके दो टाइप के मृदभांड थे। एक था उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, इसको कहा जाता है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर या पॉलिश्ड वेयर। ठीक है। दूसरा था लाल धूसर मृदभांड। ठीक है। ये जो था आपका उत्तर काले पॉलिश्ड मृदभांड ये पटना और कौशाम्बी में मुख्य रूप से पाया गया है। पटना कौशाम्बी ये अधिक महंगा होता था, ये पॉलिश्ड होता था। ठीक है, हाई क्वालिटी का होता था, उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था NBPW में। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है IAS तक के परीक्षाओं के लिए कि मौर्य काल का सबसे प्रमुख मृदभांड कौन था। तो ये होगा आपका NBPW। ठीक है। इसमें थाली कटोरा मुख्य रूप से बनाया जाता था। ये मृदभांड जो होता था सस्ता होता था और कम मूल्य का होता था, यानी कि सस्ता, और जो है पॉलिश्ड सामान्यतः नहीं किया जाता था, कभी कभी पॉलिश भी कर दिया जाता था। ये सादे या अलंकृत हो सकते थे, ये जनरली अलंकृत ही होते थे। क्लियर। और इसके अलावा अगर इसका मुख्य रूप से कहाँ पाया गया है तो ये श्रावस्ती और अहिच्छत्र में पाया गया है। अहिच्छत्र का लोकेशन मैंने अभी दिखाया है, पंचालों का राजधानी था। ठीक है। अहिच्छत्र और कांपिल्य 16 महाजनपद में बताया गया था ना। तो अहिच्छत्र में और श्रावस्ती में जो है ये मृदभांड लाल धूसर मृदभांड पाया गया था। यह सस्ता होता था, लो क्वालिटी का होता था। क्लियर। तो ये था आपका मृदभांड। कर लिया जाए। हम लोग एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पूरी तरह से। मौर्य काल का जो समाज था, ठीक है, वो 4 वर्ण में बटा हुआ था। हिंदू समाज स्पेशली। ठीक है। हालांकि बौद्ध जैन धर्म की उपस्थिति थी तो उन लोग वर्ण व्यवस्था से बाहर थे क्योंकि हिंदू धर्म में थे ही नहीं। 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। यहाँ के शासकों के द्वारा मौर्य काल में या तो बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया या जैन धर्म को, लेकिन किसी अन्य धर्म के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है। और इन 4 धर्मों के अलावा कुछ हीन जातियों का भी उल्लेख है, जिस ढंग से बुद्ध युग में मैंने बताया था कि 18 हीन जातियों का उस समय उल्लेख आया था। हीन जातियों का अर्थ है, छुआछूत की भावना तो विशेष थी नहीं, लेकिन हीन जाति का अर्थ है उनके साथ छुआछूत की भावना थी, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। यानी कि जो शूद्र थे वो वर्ण व्यवस्था में नीचे माने जाते थे, उनसे भी नीचे माने जाते थे। ठीक है। शूद्रों को तो कई अधिकार दिए गए थे, लेकिन हीन जातियों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। शूद्रों को एक जो आपका चाणक्य का कहना था, कौटिल्य चाणक्य का, कि कृषि, पशुपालन और व्यवसाय,
इन कार्यों को कर वे धन उपार्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको जो इन्होंने सम्मिलित रूप से कृषि, पशुपालन और व्यवसाय को कहा था वार्ता। ठीक है, यानी कि चाणक्य ने कहा कि वार्ता के माध्यम से शूद्र जो है धन उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार म्लेच्छ जातियों को, हीन जातियों को नहीं थी। ठीक है, 4 वर्ण के अलावा जो है म्लेच्छ जाति का भी नाम आया है। इसके अलावा कई, ठीक है, जो वर्ण संकर की स्थिति बुद्ध काल में शुरू हुई, यानी कि अलग अलग जातियों, यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों के बीच जो विवाह हो रहे थे, यूनानियों का आगमन हो चुका था, तो विवाह हो रहे थे, तो जो उनकी संतान का जन्म हो रहा था उनको जो रखा गया वर्ण संकर जाति में। ठीक है, वर्ण संकर जातियों का उल्लेख जो है मौर्य काल में आया है। और यहाँ पर कुछ वर्ण संकर जाति जैसे थे अंबष्ट, पारसव, रथकार, चांडाल, पुलक्कस, वेदेहक, निषाद। ठीक है, इन सभी का जो है जिक्र आया है। ठीक है, म्लेच्छ जो है वर्ण संकर नहीं था, ये हीन जाति था। और ये सारे जो जातियों का मैंने अभी नाम लिखा है, सारे के सारे हीन जातियां थीं। ये वर्ण संकर जातियां थीं। वर्ण संकर जातियों में चाणक्य ने चंडाल जाति को छोड़कर, चंडाल जो है इस जाति को छोड़कर बाकी जातियों को क्या किया, शूद्र में शामिल कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ व्यवसाय आधारित जातियों का विकास जो है मौर्य काल में हुआ। एक वर्ण संकर, इधर शूद्र, हीन जाति, 4 वर्ण में हीन जाति, वर्ण संकर, और एक जो आए व्यवसाय आधारित। इसमें सुनार, लोहार, दर्जी, धोबी, बढ़ई, ये सब का जो है आपका विकास इस काल में हुआ है। कुछ का पहले से भी हो रहा था, स्पष्ट रूप से इस काल में विकास हो गया। तो ये जो थे आपका मुख्य रूप से अर्थशास्त्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये थे, और ये सत्यता के करीब होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस ढंग से विकास जातियों का चल रहा था, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो तो आप उत्तर वैदिक काल से ही आप देखते हैं पुरुष सूक्त में आ गया था। तो एक समान सी प्रक्रिया थी कि यही व्यवस्था रही होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्ण संकर जाति हो तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूनानियों का आगमन हो चुका था, यानी कि आपका उनका अटैक हो चुका था, तो यूनानियों और भारतीयों के बीच वैवाहिक संबंध हो रहे थे, तो वर्ण संकर जातियों की उपस्थिति एक सामान्य सी बात थी। लेकिन जो विदेशी विवरण आपका आता है मेगास्थनीज का इंडिका में, उसके आधार पर कुछ बात कर लेते हैं समाज के बारे में। मेगास्थनीज का जो इंडिका था, इसके राइटर तो सभी को पता होगा। इसमें भारत में 7 जातियों की उपस्थिति की बात की गई है। ठीक है, और ये 7 जातियों में कौन कौन थे, ये एकदम आपका सुपर हिट प्रश्न है यूपीएससी का या फिर अन्य पीसीएस, एसएससी इत्यादि एग्जाम में। ठीक है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका दार्शनिक, किसान। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि वो इंडियन तो थे नहीं कि जाति व्यवस्था को समझ पाते। अहीर मैंने पशुपालक आप समझ लीजिएगा, किसान कृषि करने वाले।
कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, ये सब पोस्ट माना जाता है, उसको भी उन्होंने जाति बना दिया था। सभासद इस सरकारी अधिकारी को बोलते थे उनके अनुसार। तो ये 7 जातियां थीं। इसका सूत्र जो है सिंपल एक याद करने के लिए, दाकी आका, दाकी अक्का, सैनिसा। इसका ट्रिक है आपका शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप तुरंत याद कर सकते हैं। सबका एक एक है और ये क्रम भी है, कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पहला स्थान पर जाति में किसे रखा था मेगास्थनीज में। तो दाकी अक्का सैनिसा अगर आप याद है तो पहला दार्शनिक आप तुरंत कर सकते हैं। तो भारतीय समाज के बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इस कारण इस टाइप का उन्होंने विभाजन किया। खैर चलिए अब बात करते हैं समाज में दास प्रथा की। मेगास्थनीज, इनका कहना था भारत में दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं था ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन दासों के साथ उतना अधिक अत्याचार भारत में नहीं किया जा सकता था, दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था जितना दुर्व्यवहार और अत्याचार जो है यूनान में होता होगा। इसलिए इन्होंने शायद जो दास थे उन्हें दास नहीं समझा, इसलिए इन्होंने इंडिका में क्लियर लिख दिया है दास व्यवस्था नहीं था। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, ठीक है, कि 9 प्रकार के दास थे। त्रिपिटक जो है आपका ग्रंथ बौद्धों का बौद्ध ग्रंथ है, इसमें कहा गया 4 प्रकार के दास। ये दोनों क्वेश्चन आपका तीनों इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था दास नहीं है? आईएएस में स्टेटमेंट में तीनों डाल सकता है, फिर नीचे ऑप्शन दे सकता है। 4 प्रकार त्रिपिटक, 9 प्रकार अर्थशास्त्र, ठीक है। ये हुआ दास प्रथा। इसके बाद जो है समाज का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक आप जो है स्त्रियों का अध्ययन नहीं कर लीजिए कि स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति, इसके लिए कुछ वर्ड्स को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। रूपा जीवा, अनिष्कासनी, नियोग प्रथा, सती प्रथा, विवाह, शिक्षा। यहां देखिए रूपा जीवा यानी कि वैश्या को कहा जाता था, यानी कि वैश्यावृत्ति कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। तो ये जो है स्त्रियों का नकारात्मक पक्ष था जो प्राचीन काल से चला रहा था, अब तक व्याप्त है। इस कुप्रथा को न पहले दूर किया जा सका था, न आज अब तक कोई भी सरकार जो है, कोई भी देश दूर नहीं कर पाई है, ठीक है। अनिष्कासनी, ये ऐसी स्त्रियां होती थीं जो किसी कारण से जीवन भर घर में रहती थीं, इन्हें समानतः संपत्ति में अधिकार दे दिया जाता था, ठीक है। इनका विवाह भी नहीं हो पाता था। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा का अर्थ था जब किसी स्त्री की युवा अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई संतान नहीं होता था, तो अपने पति के भाई के साथ तब तक एक पति पत्नी के रूप में रह सकती थी जब तक कि उसे संतान प्राप्ति नहीं हो जाता था। संतान प्राप्ति के बाद फिर जो नॉर्मल रिलेशन था वो रहता था। इसे नियोग प्रथा कहते थे, ठीक है। नियोग प्रथा जो है आपका वैदिक काल से चला आ रहा है। सती प्रथा, सती प्रथा का जिक्र जो है आपका अर्थशास्त्र में कहीं नहीं किया गया, जो सबसे प्रमुख संदर्भ ग्रंथ है मौर्यों की जानकारी के लिए, लेकिन
इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा है कि सती प्रथा का प्रचलन जो है पश्चिमी भारत में कहीं कहीं था, ठीक है, लेकिन कितने हद तक ये प्रभावी था इसका पूरी तरह से जानकारी नहीं, तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। विवाह, विवाह जो था आपका बहुविवाह हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। पर्दा प्रथा का उपस्थिति पाया जाता है, बाल विवाह कम होते थे लेकिन होते थे, ठीक है, तलाक प्रथा की भी उपस्थिति थी। और शिक्षा, शिक्षा सीमित था लेकिन महिलाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है। इसका एक छोटा सा आप साक्ष्य लिख सकते हैं कि श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए सिर्फ अशोक ने अपने पुत्र को नहीं भेजा बल्कि अपने पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था, ठीक है। उसी ढंग से रानी कारुवाकी का लेख भी आप देखते हैं, प्रयाग में उन्होंने लेख लिखवाया था। तो बहुत सारे अधिकार थे लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा खान पान नॉर्मल था, कुछ विशिष्ट ऐसा नहीं है। मनोरंजन के साधन नॉर्मल थे, ठीक है। मृदभांड के बारे में चर्चा हो ही चुकी है। मनोरंजन में एक चीज़ स्पेशली थोड़ा सा मौर्य काल में याद रख लीजिएगा, रस्सी के ऊपर चलना। आज भी आप देखते होंगे रस्सी के ऊपर डंडा लेकर के एक चलते हैं, ठीक है, कलाबाज। उसका विकास जो है उसी टाइम से, विकास पहले भी हुआ होगा लेकिन साक्ष्य जो है मौर्य काल से ही मिलता है। तो ये था आपका समाज, मौर्य काल का। समाज के बारे में और गहराई से हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे जब मुख्य परीक्षा के क्लासेस होंगे। हालांकि आधार यही होगा, इतना अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुविधा होगा। इस ढंग से आप तैयारी कीजिए। फिर एक क्लास और मौर्य का होगा, उसके बाद हम लोग संगम काल पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार जो है आप पढ़ेंगे, वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसको पढ़ाया जाएगा। और क्लासेस को रेगुलर देखिए, निरंतर देखिए, बीच में क्लास छोड़ छोड़ के नहीं देखिए, क्योंकि मेरा एक कहानी की तरह चल रहा है, पूरा क्रमबद्ध चल रहा है। ये 1947 तक रेगुलर चलेगा, ठीक है। पूरी तरह से आपको इतिहास क्लियर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की क्लासेस अगर कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि यथाशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी लाभ